फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड द longitudinal stress at any point of cross sectional area A is। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक वायर है जिसको सीलिंग से सस्पेंड किया गया है और उसके नीचे वेट हैंग किया गया है W। आपको बताना है स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ना, वो तो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लाने के लिए। जैसे कि ये वेट इसको नीचे खींच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा। और जो मटेरियल खुद के अंदर से फोर्स लगाता है इस बाहर वाले फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आंसर आ जाएगा W/A। उसके बाद आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक हमारे पास एसरेशन है, दूसरा रीज़न है। तो हमें बताना दोनों में से ठीक कौन सा है। पहला है द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। सही बात है, एक स्प्रिंग के अंदर कितनी स्ट्रेचिंग होगी वो कैसे बताएंगे, आप उसके शेयर मोड से बता देंगे। दूसरा है अ कॉयल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशंस। नहीं, ये गलत बात है। जो एक स्टील होता है उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। वो होती है, मान लो हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस फोर्स को रिस्टोर करने की, मतलब अपनी शेप को रिस्टोर करने की। तो जो रिस्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो स्टील की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जो कॉयल स्प्रिंग होगी स्टील की, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस strain curve are drawn for two different material x and y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other. जैसे कि इसने क्या बोला है, हमने ऐसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाया है तो एक्स मटेरियल के लिए जो तो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो पास पास है एक्स के लिए, और वाई के लिए जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो क्या है, दूर दूर है। तो आपको ये बताना है एक्स कौन सा मटेरियल है और वाई कौन सा मटेरियल है। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, प्लास्टिक, डक्टाइल, ब्रिटल। तो देखो, डक्टाइल वो वाले मटेरियल होते हैं जिनको हम थिन वायर में लेके जा सकते हैं। थिन वायर में लेके जा सकते हैं तो इसका मतलब जो उनका स्ट्रेंथ पॉइंट होगा और फ्रैक्चर पॉइंट होगा, फ्रैक्चर पॉइंट मतलब जहाँ पे जाके मटेरियल टूट जाता है कम्प्लीटली, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो हमारा वाई हो जाएगा वो तो हो जाएगा डक्टाइल। ठीक है, और एक्स हो जाएगा ब्रिटल, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाते ही वो एकदम से ही टूट गया तो उसका स्ट्रेंथ पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटल एंड डक्टाइल। ठीक है, सी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है, यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो देखो, इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला मैंने बताया हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये जगह स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये हमारे पास क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो ये क्या जाएगा, हाफ यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन का स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर दो उठा के, हाफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻11 और स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा L/L। तो लेंथ कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ कितना है, 1 mm। पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि यंग मॉडुलस किसमें दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर और 1 mm हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो बस वैल्यूज पुट सब्सटीट्यूट कर दो और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। कोई भी वायर है जिसकी लेंथ है हमारे पास L और उसको हमने, उसका एरिया है A और उसको एक फिक्स सपोर्ट पे हैंग कर दिया। द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1। वायर की लेंथ कितनी चेंज हो गई, L1, यानी कि जो डेल्टा L है वायर के अंदर चेंज है वो कितना आ जाएगा, L1 - L। पहले लेंथ कितनी थी, L थी, लंबी होने के बाद कितनी हो गई, L1। चेंज कितना आ गया, L1 - L। वो क्या आ जाएगा, इसका चेंज आ जाएगा। बस एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस निकालना है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या हो जाएगा mg।
अगर आप देखें तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या होता है अपने पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, mg L बाय में एरिया। डेल्टा एल कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना है अपने पास, L1 माइनस L। ये हमारा आंसर हो जाएगा बस सी। ठीक है। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का B और उसको आपने प्रेशर लगाया है P। तो आपको ये बताना है कि उसके रेडियस में कितना चेंज हुआ। ठीक है, देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P बाई में डेल्टा V बाई V। जैसे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसी तरह बल्क मॉडुलस भी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो कितना हो जाएगा बल्क के केस में, डेल्टा P प्रेशर के बराबर। और जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय एल। और बल्क मॉडुलस यानी कि जब वॉल्यूम की बात करेंगे हम, फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी। वी हमारे पास क्या होता है एक स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि किस में चेंज, रेडियस में चेंज है ना। तो रेडियस में चेंज जब अपन लेके आएंगे तो डेल्टा आर निकालेंगे उसमें, तो वो अपने पास कितना हो जाएगा, जैसे आर क्यूब है, इसका डेल्टा आर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 डेल्टा आर, ये आ जाएगा। तो देखो बी की वैल्यू डेल्टा पी बाई में डेल्टा वी बाई वी, वी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी वी बाई में डेल्टा वी। ठीक है, तो इसको इस तरफ देखते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 डेल्टा 3 डेल्टा आर। इसको तो रिमूव ही कर दो भले ही, इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे आप। इसका आर क्यूब है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा आर, है ना। ऐसे अप्रोक्सीमेशन से लेके चलो या वैसे लेके चलो, यही बात आएगी अपने पास। तो यही क्या आ जाएगा अपने पास, 3 डेल्टा आर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना आ जाएगा, डेल्टा आर बाई आर, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और वो कितना आ जाएगा, P/3 B।